हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू द हजेला आईएएस। हजेला आईएएस की न्यूज़पेपर से प्रश्न पत्र तक की सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज है डेट 30 ऑफ जनवरी 2026। जनवरी भी लगभग एंड पर है। प्रीलिम्स के लिए बहुत कम दिन बचे हैं, सो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन को गियर अप करो। स्टार्ट करते हैं हम हमारे न्यूज़पेपर सेशन को। फर्स्ट न्यूज क्या कहती है? इकोनॉमिक सर्वे प्रिडिक्ट्स ब्राइट इंडिया इंक्रीजिंगली डार्कर वर्ल्ड। देखो, कल हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया। इकोनॉमिक सर्वे पर हम एक अलग से वीडियो भी लेकर के आएंगे, बट अभी थोड़ा सा समराइज कर ले रहे कि इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है। ठीक है, दो चीजें होती हैं यूजुअली एस्पेरेंट्स बजट और इकोनॉमिक सर्वे में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इकोनॉमिक सर्वे इट्स जस्ट द एनालिटिकल डॉक्यूमेंट कि साल भर में सरकार का क्या स्टेटस रहा, कैसा परफॉर्म किया सरकार ने, ये चीजें, और आने वाले साल में हमारी पॉलिसीज कैसे होने वाली है। ठीक है, इन चीजों को एनालाइज किया जाता है, बताया जाता है और दिखाया जाता है इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इकोनॉमिक सर्वे ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि हमें इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करना ही करना है। इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस कि बजट के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे भी सरकार लेकर के आती है। पहले दोनों एक ही आते थे, ठीक है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, बट 1964 से हमने इकोनॉमिक सर्वे को सेपरेट किया, अलग से पेश करना स्टार्ट किया, अलग से टेबल करना स्टार्ट किया। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद अगर हम सर्वे के कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो इसने इंडिया की ग्रोथ को बताया है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारी ग्रोथ रही है 7.4%, और अगर नेक्स्ट ईयर की बात करें 2026-27 में हमारी ग्रोथ रहने वाली है 6.8% से 7.2% के बीच में। ठीक है, ये है ग्रोथ का। ग्रोथ तो ठीक है, मेन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इकोनॉमिक सर्वे में लाए गए, एक एक करके उसको समझते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो लाई गई वो थी फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को अगर समझना है तो समझो बहुत इजी लैंग्वेज में। मान लो तुम्हारे पापा तुम्हें देते हैं 100 रुपए एज अ पॉकेट मनी, ठीक है, बट तुम्हारा खर्चा कितना है? 125 रुपए। तो तुम 25 रुपए का जुगाड़ करोगे। दैट मीन्स अपनी मम्मी से, सिस्टर से, कहीं ना कहीं से मैनेज करोगे। दिस इज फिस्कल डेफिसिट। वैसे ही सरकार के जितने टैक्स कलेक्ट होते हैं, जितना रेवेन्यू सरकार जनरेट कर पाती है, उससे अधिक सरकार के एक्सपेंसेस होते हैं, उससे अधिक सरकार खर्च करती है, और इस खर्च में जो एक्स्ट्रा अमाउंट रहता है दैट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अब हम अक्सर कोशिश करते हैं, चाहे हाउस होल्ड हो, चाहे हम हो, चाहे सरकार हो, कि हम इन दोनों को बैलेंस कर पाए, बट हिस्ट्री गवाह है कभी ये चीज बैलेंस नहीं होती है कि जितना इनकम आया उतना ही हम खर्च करें। ये कहीं ना कहीं अप एंड डाउन होता ही है। ज्यादातर हमारे एक्सपेंसेस हमारी इनकम से ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, सो पहली चीज क्लियर है, फिस्कल डेफिसिट क्या है। अब 2003 की बात है। 2003 में सरकार का डेफिसिट बहुत अधिक बढ़ रहा था। इरेशनल एक्सपेंसेस, अनकंडीशनल एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे थे। नजर नहीं आ रहा था कि आखिर कहाँ से इतना कर्जा सरकार ले रही है, कहाँ से इतना उधार ले रही है सरकार अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। तब एक एक्ट आया दैट इज नोन एज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, ये आया 2003 में। इस एक्ट ने कहा कि सरकार को सिर्फ 3% ऑफ जीडीपी इतना सरकार लोन उठा सकती है, या इतना फिस्कल डेफिसिट सरकार हैंडल कर सकती है। दिस इज अंडर करेक्ट लिमिट्स, मतलब कि इतना मैनेजेबल है। अगर हम इतना कर्ज ले रहे हैं किसी से तो कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज मैनेजेबल। बट क्या हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं? द आंसर इज बिग नो। हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे आया है इसने बताया है कि हम फिस्कल डेफिसिट में
अगर कोविड टाइम की बात की जाए तो उस टाइम पर हमारे फिस्कल डेफिसिट टच कर रहे थे अप्रॉक्स 9%। उसके बाद कंटिन्यूअसली हम इसे घटाने की बात तो कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर नॉट विद इन द लिमिट्स, हम लिमिट से बाहर हैं अभी भी, ठीक है। तो रीजन इसी इकोनॉमिक सर्वे में इसके रीजन भी बताए गए। द रीजन बीइंग, पहला, अनकंडीशनल एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट्स। अनकंडीशनल मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई वो थी फ्री बीज। इलेक्शन के आते आते तक सरकारें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करती हैं, विदाउट कंडीशंस लोगों को पैसे देती हैं। इज इट गुड? ऑब्वियस सी बात है, शॉर्ट टर्म में तो ये गेन देता ही है कि भाई आपने लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट दिया, सर लोगों को पता है कि भाई इस रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे डायरेक्ट पैसे दिए तो मैं इसी को वोट करूंगा, इसी की सरकार बनाऊंगा, सरकार बन गई। बट लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में दिस इज क्रिएटिंग द फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, यही बात की जा रही है। अगर प्रीलिम्स के रिस्पेक्टिव से इस टॉपिक को समझे तो याद रखना 3% ऑफ जीडीपी हमें रखना है अपना फिस्कल डेफिसिट, और दो टर्म्स आते हैं, एक फिस्कल डेफिसिट और दूसरा प्राइमरी डेफिसिट। दोनों में यूजुअली एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं। सो प्राइमरी डेफिसिट मतलब कि जितना आपने कर्ज लिया है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, उसको पे करने के लिए आप ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट भी दोगे, है ना। तो इसमें से अगर इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तब जाके हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली डेफिसिट का अमाउंट है कितना, ठीक है। एफआरबीएम एक्ट समझ में आया, फिस्कल डेफिसिट क्या है वो समझ में आया। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे क्या अभी तक हमने एक भी बार इस टारगेट को अचीव किया है, तो याद रखना सिर्फ एक बार, ओनली वंस, और कोविड के बाद तो एक भी बार हम इसको कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। 2018 के बाद इसमें अमेंडमेंट्स लाए गए और ये कहा गया कि हम 0.5% से डेविएट कर सकते हैं इन केस ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन, नेशनल सिक्योरिटी या नेचुरल कैमिटी आ रही है, या सरकार के ऊपर अचानक से खर्चा बढ़ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोविड का ये एक्स्ट्रा सिचुएशन थी जिसमें सरकार को फ्री फूड देना ही था, मेडिसिन प्रोवाइड करनी ही थी, लोगों को रिसोर्सेस देने ही थे, तो उस टाइम पर सरकार का खर्चा हुआ था, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में 0.5% से डेविएट किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट समझ में आया, फिस्कल डेफिसिट क्या है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है इट इज रिलेटेड टू द स्कीम, स्पेशली राइट टू वर्क। राइट टू वर्क के तहत सरकार लेकर के आई 2005 में एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। एमजी नरेगा ने लोगों को 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया, ठीक है। बट इसमें भी कुछ लूप होल्स थे। लूप होल्स की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा लूप होल ये था, ये थी एक डिमांड ड्रिवन स्कीम। डिमांड ड्रिवन स्कीम होने के साथ साथ दैट मीन्स जितने भी लोग डिमांड कर रहे हैं उतने लोगों को आपको वर्क देना पड़ेगा। अब इसके रिप्लेसमेंट में रिसेंटली सरकार ने वीबी ग्राम स्कीम लॉन्च की है। वीबी ग्राम स्कीम में भी 125 डेज का हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट देने का, बट दिस इज सप्लाई ड्रिवन। सप्लाई ड्रिवन कैसे हुई मैम? सरकार एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी स्टेट्स को एलोकेट कर देगी और अब ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस पैसे में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पा रही है। अगर उसके पास पैसा रहेगा, दैट मीन्स स्टेट के पास पैसा रहेगा, तभी बीबी ग्राम इम्प्लीमेंट होगी, तभी स्टेट गवर्नमेंट्स आपको काम देंगी। अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट्स आपको मना भी कर सकती हैं कि भाई पैसा ही नहीं है, हम काम करवा के क्या करेंगे, ठीक है, क्लियर है। सो इकोनॉमिक सर्वे ने वीबी ग्राम को अप्रिशिएट किया है कि वीबी ग्राम के लॉन्च होने से सरकार का फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल होगा, फिस्कल डेफिसिट को रेगुलेट किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात की गई इकोनॉमिक सर्वे में, दैट वाज रिलेटेड टू एजुकेशन।
हम लेकर के आ गए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, ठीक है, जिसमें हमने बड़े बड़े टारगेट सेट किए। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, लोअर एजुकेशन में हमें 100% और हायर एजुकेशन में हमें 50% तक पहुंचाना है 2030 तक। बट इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ स्कूल्स? अभी भी देयर इज अ ह्यूज डिवाइड, अर्बन एंड रूरल डिवाइड, ठीक है। कई प्लेसेस ऐसी हैं जहां पर स्कूल्स अवेलेबल ही नहीं है, स्कूल बनाए ही नहीं गए हैं। जब स्कूल्स ही नहीं है तो आप कहाँ से बात कर रहे हो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने की? राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A कहाँ गया? ये क्यों नहीं अभी तक इम्प्लीमेंट हो पाया है? आज़ादी को इतने साल हो गए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई, बट स्टिल क्वालिटीज ऑफ द स्कूल्स इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। ये बात हो गई स्कूल के बारे में। उसके बाद जो बात की गई इकोनॉमिक सर्वे में, दैट वाज द डिजिटलाइजेशन। इंडिया में मोबाइल्स का, टेलीकॉम सेक्टर का, टेलीफोन्स का, स्मार्ट डिवाइसेस का यूज बहुत ज्यादा हो गया है। मतलब कि डिजिटल पेनिट्रेशन अधिक हो गया है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है। इकोनॉमिक सर्वे में मेंटल हेल्थ की बात की गई। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अगर आपका फोन थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, यू गेट पैनिक। किसका कॉल आया होगा, कोई परेशान हो रहा होगा, फलाना फलाना, ऑल दीज थिंग्स हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात की गई। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हेल्थ के बारे में बोला गया। हेल्थ में हमने मैटरनल मोर्टिलिटी रेट में इंप्रूव किया है। ग्लोबल लेवल पर देखोगे तो 43% से मैटरनल मोर्टिलिटी रेट डाउन हुआ है, और इंडिया में बाय 86%। दैट मीन्स इंडिया बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट के साथ साथ इन्फेंट, नियोनेटल एज वेल एज अंडर 5, इन सारे ग्रुप्स में इंडिया ने मोर्टेलिटी रेट कंट्रोल किया। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब कि पर 1000 बर्थ में कितनी मदर्स की डेथ हो जा रही है। सिमिलरली नियोनेटल मतलब कि 6 मंथ्स के पहले, इन्फेंट मतलब कि अप टू 2 years, देन अंडर 5 मीन्स 5 years तक, ठीक है। इसमें हम कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग किया है। जननी और बहुत सारी ऐसी सेवाएं चलती हैं जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करती हैं। हम लेबर रूम्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। लक्ष्य स्कीम चलाई जा रही है सरकार के द्वारा। हॉस्पिटल में फैसिलिटीज दी जा रही है। बच्चों का वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन पर बेहतरीन तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जिससे हमने मैटरनिटी रेट को इम्प्रूव किया है, ठीक है। अब बजट में ये चीज हमने डिस्कस कर ली। सर्वे कॉल्स फॉर रिलैक्सिंग FRBM फॉर सेंटर बट सेज स्टेट्स फाइनेंसेस वर्सनिंग। देख लिया अपन ने कि एक टाइम पर GDP का 9.2% हो गया था पैंडेमिक ईयर्स में, और करंट इट इज 4.4%। बट हमारे लिए मैंडेटरी है कि हमें 3% टारगेट तक रहना है, ठीक है। दूसरा, हैज हेल्थ स्पेंडिंग बाय द सेंटर इंक्रीज्ड। ये बात कर रहा है कि हेल्थ सेक्टर में सेंटर की जो स्पेंडिंग है वो बढ़ी है या घटी है। तो हमें इस चीज को समझने के लिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी समझनी पड़ेगी, ठीक है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी 2017 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 2017 में हमने ये डिसाइड किया था कि हमें GDP का 2 से 2.5% तक एक्सपेंड करना है अपनी हेल्थ सेक्टर में, एज वेल एज यूनियन गवर्नमेंट को 40% शेयर देना है। दैट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट 40% हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी। बट क्या हम ये टारगेट अचीव कर पाए हैं? द आंसर इज नो।
ठीक है। पैंडेमिक ईयर्स को छोड़ दो, पैंडेमिक ईयर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छा खासा खर्च किया था हेल्थ सेक्टर में, एंड दैट वाज नीड ऑफ द टाइम, बट उसके बाद कंटिन्यूअसली हेल्थ सेक्टर डाउन हो रहा है। हेल्थ सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट इतना ज्यादा खर्च नहीं कर रही है। अभी करंट स्टेटस देखा जाए तो इट्स जस्ट 0.29% ऑफ जीडीपी जो कि हमें दिख रहा है खर्च होता हुआ हेल्थ सेक्टर में, बहुत कम है। इसे बढ़ाना है 3 to 4 टाइम्स हमें बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम टारगेट अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो इस आर्टिकल में ये सारी बातें की गई हैं। ये बोला जा रहा है कि अगर हम चैलेंजेस की बात करें कि क्यों इतना कम खर्च हुआ है, फर्स्ट थिंग इज हेल्थ सेक्टर को अंडर प्रायोरिटाइज किया गया है। दूसरा, सेंट्रल सपोर्ट कंटिन्यू कम हो रहा है। फाइनेंसेस को ओवर सेंट्रलाइज किया गया है, दैट मीन्स हम कलेक्ट तो कर रहे हैं टैक्सेस, ठीक है, सेस कलेक्ट हो रहा है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 2018 में स्टार्ट हुआ था जो कि था 4%, बट वो सेस बेहतर तरीके से डिवॉल्व नहीं हो रहा है। पहली चीज, सेस और सरचार्ज तो टैक्स डिवोल्यूशन से बाहर रहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स भी कलेक्ट कर रही थी अपने स्टेट में बढ़ाने के लिए, हेल्थ एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने के लिए, बट दैट इज नॉट यूटिलाइज्ड इन 100%। उसके बाद वीक यूटिलाइजेशन ऑफ सेस जो हमने बात की, डिपेंडेंस ऑन स्टेट्स विदाउट कोमेंसुरेट रिसोर्सेज। स्टेट्स के पास रिसोर्सेज नहीं है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हेल्थ इज द स्टेट सब्जेक्ट। हेल्थ जो है ये स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है, बट स्टेट के पास रिसोर्सेस नहीं है कि वो बेहतर तरीके से हेल्थ में परफॉर्म कर सके। इसके बाद क्या रिफॉर्म्स हम क्या कर सकते हैं? पहला, हेल्थ स्पेंडिंग को 2.5% करो, यूनियन का शेयर 40% इंश्योर करो, हेल्थ सेस को बेटर यूटिलाइजेशन की तरफ ले चलो, एनएचएम फंडिंग, नेशनल हेल्थ मिशन की फंडिंग को इंप्रूव किया जाए, प्रिवेंटिव एंड प्राइमरी हेल्थ केयर की तरफ शिफ्ट हो। इंडिया की जो हेल्थ सिस्टम है वो क्यूरेटिव फोकस्ड है, दैट मीन्स पहले तुम बीमार हो जाओ उसके बाद तुम्हारा इलाज होगा। इससे बेहतर है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, दैट मीन्स आप बीमार ही मत हो। ऐसे प्रिकॉशंस, ऐसे मेजर्स की बात की जाए, वैक्सीनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन, इनको बेहतर किया जाए ताकि हम प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ फोकस हो सके। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है? अगर यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज आगे चलें। इज देयर एनी डाउट अप टू दिस? आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है, आगे चलते हैं। अवर नेक्स्ट न्यूज इज, पहले ये क्वेश्चन है हेल्थ से रिलेटेड, क्रिटिकली एग्जामाइन द ट्रेंड इन पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग इन इंडिया विथ रेफरेंस टू सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। 10 मार्कर क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट न्यूज इज, इंडिया अप्रिशिएट्स यूएस एड्रेसिंग गाजा क्राइसिस। ये बात हो रही है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की। अब हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम समझते हैं यूएन क्या है। देखो, 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर, पीस को स्टेबलाइज करने के लिए, कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, और एक तरह से ग्लोबल ऑर्डर को रूल बेस्ड बनाने के लिए, ठीक है। कहीं पर भी कोई थ्रेट है, कोई चैलेंज है, क्राइसिस चल रहा है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, इन सब चीजों के लिए यूएनओ बनाया गया 1945 में। यूएनओ के मेजरली 4 पार्ट्स हैं। पहला, जनरल असेंबली, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसेक, इकोनॉमिक एंड सोशियो काउंसिल, देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, दैट इज इकोसॉक, ठीक है।
ये है 4 मेन पार्ट्स। इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल किसी भी एरिया की सिक्योरिटी और पीस मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 15 मेंबर्स में से 5 परमानेंट हैं और 10 2 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। 5 परमानेंट में से यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। 10 जो 2 ईयर्स के लिए इलेक्ट होकर के आते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इन 5 मेंबर्स के पास परमानेंट चेयरमैनशिप है, ठीक है। दूसरा, इनके पास है वीटो पावर। अगर अगर कोई मुद्दा आया सिक्योरिटी काउंसिल में, उस पर वोटिंग हुई, मान लो ये 10 देश एक साथ वोट कर रहे हैं, इनके भी 4 देश एक साथ, 14 लोगों ने सेम चीज पर वोट की है, बट इन 5 परमानेंट मेंबर्स में से किसी एक ने भी वोट नहीं किया, तो वो डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं होगा। ये है वीटो पावर। इंडिया का मानना ऐसा है कि जो 1945 का सिनेरियो था वो अलग था। वी नीड टू रिफॉर्म सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें परमानेंट मेंबर्स को बढ़ाया जाए, ग्लोबल साउथ को, इंडिया को, और जो कंट्रीज हैं अफ्रीकन कंट्रीज जिनकी मेंबरशिप नहीं है बट जो काफी ज्यादा पॉपुलेशन होल्ड करते हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जो अक्सर न्यूज में बनी रहती है जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है पीस को स्टैब्लिश करना। बट आप उन्हीं को सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप नहीं दे करके रखे हो तो क्या ही फायदा है ऐसे इंस्टीट्यूट का, ठीक है। काफी समय से इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल से नाराज था, अभी जाकर के उसने सिक्योरिटी काउंसिल की तारीफ की है, अप्रिशिएट किया है रिगार्डिंग द गाजा क्राइसिस। गाजा क्राइसिस में सिक्योरिटी काउंसिल ने अच्छा डिसीजन लिया, इस रिगार्डिंग इंडिया ने इस चीज की तारीफ की है। हमारे लिए ये मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमसे आकर के कोई नहीं पूछने वाला है कि गाजा स्ट्रिप में इंडिया ने क्या किया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यूएन का ऑर्गेनाइजेशन, इसके पार्ट्स और ये प्रोविजन जो अक्सर न्यूज में बना हुआ रहता है, इंडिया यूएन में क्या रिफॉर्म्स की बात करता है और क्यों करता है, ठीक है। क्लियर है इतना? कैन वी गो अहेड? यहां तक कोई डाउट? आई थिंक यहां तक क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज है इंडिया अरब लीग ब्रिजिंग कल्चर्स क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। देखो 30 और 31 जनवरी को मीटिंग होने वाली है इंडिया और अरब लीग के बीच में, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन उठता है मैम अरब लीग क्या है? बेसिकली जो हमारी कंट्रीज हैं नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया, यू कैन सी इन द मैप, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया के कंट्रीज का ग्रुप है अरब लीग, जिससे 1945 में बनाया गया था, ठीक है। इनिशियली 6 मेंबर्स थे इसमें, प्रेजेंट 22 मेंबर्स हैं। प्रेजेंटली अरब लीग इज हैविंग 22 मेंबर्स, ठीक है। अब ये आर्टिकल ये बता रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया। देखो जो अरब लीग के नेशंस हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसे हम आगे पढ़ेंगे क्यों। बट करंट सिनेरियो देखोगे तो कंटिन्यूअसली अरब लीग कॉन्फ्लिक्ट में है। चाहे आप सऊदी अरेबिया और यूएई का मुद्दा देख लो, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। ईरान को देख लो, इराक को देख लो, सीरिया पे सीज फायर जैसी सिचुएशंस के चक्कर में अभी हम न्यूज में थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एरिया कॉन्फ्लिक्ट में ही है और ये इंडिया के साथ मीटिंग करने आ रहा है। दैट मीन्स इंडिया की इंपॉर्टेंस, इंडिया एक ग्लोबल ऑर्डर में रूल बेस्ड ऑर्डर को स्टैब्लिश करने की बात करता है। अब किस हिसाब से इंडिया इस लीग का साथ देगा वो हमें मीटिंग के बाद पता चलेगा। अभी अगर हम देखें तो 2008 में AICF बना था, अरब इंडिया कोऑपरेशन फोरम, ठीक है। ये याद रखना प्रीलिम्स के बेसिस से, अरब इंडिया कोऑपरेशन फोरम बना था 2008 में। पहला इंटरेक्शन दोनों ग्रुप्स का, एक इंडिया का दूसरा अरब लीग का, ठीक है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया अरब लीग का पार्टनर नहीं है, मेंबर नहीं है, इट्स जस्ट अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर, सिर्फ पार्टनर है, अरब लीग का मेंबर नहीं है इंडिया, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब क्वेश्चन उठता है, मैम हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अरब लीग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला चीज एनर्जी सिक्योरिटी, क्रूड ऑयल की बात कर लो, नेचुरल गैस की बात कर लो, फर्टिलाइजर्स की बात कर लो, ये सारी चीजें हमें इंपोर्ट होती हैं इन नेशन से, ठीक है, तो एनर्जी के बेसिस पर इंपॉर्टेंट हो गया। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, अप्रोक्स $240 मिलियन का ट्रेड दोनों अरब लीग और इंडिया के बीच में होता है। मेजर कंट्रीज जहां से हम ऑयल मंगा रहे हैं सब इसी का पार्ट है, दैट मीन्स ट्रेड तो होगा ही होगा। फिर कनेक्टिविटी, यू कैन सी दिस एरिया, यहीं पर है रेड सी, यहीं पर है स्वेज कैनाल, यहीं पर है अरल सी, ठीक है, तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये पूरा एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल एंड डिजिटल, देखोगे तो इंडिया के जो मोस्टली माइग्रेंट्स हैं जो काम करने जाते हैं, साउथ अफ्रीका, यूएई, इन कंट्रीज में ही जाते हैं, दे आर, यूएई किसका पार्ट है, अरब लीग का पार्ट है, दैट मीन्स पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी अच्छा खासा है। और इवन हमने यूएई के साथ अभी रुपे कार्ड को स्वैप करने के लिए एग्रीमेंट भी साइन किया था, दैट मीन्स रुपे कार्ड्स आर वैलिड इन दैट कंट्री, ठीक है। सो ओवरऑल इन सिचुएशन से, इन पॉइंट से हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि अरब लीग एक इम्पॉर्टेंट लीग है या एक इम्पॉर्टेंट फोरम है, दैट्स वाई इंडिया को इसके साथ अपने रिलेशंस बेहतर ही रखने चाहिए। और अब देखते हैं मीटिंग के बाद क्या क्या पॉइंटर्स आ रहे हैं या क्या क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं। अभी हमने आज सिर्फ इम्पोर्टेंस समझी, और कब बना था, 1945 में बना था, करंटली इसके 22 मेंबर्स हैं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। यू कैन सी सीरिया, इजराइल, पैलेस्टीन, लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, येमेन, सोमालिया, जिबूती, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, वेस्ट सहारा, मोरक्को, ट्यूनीशिया, ये सारी कंट्रीज अरब लीग के मेंबर्स हैं, ठीक है, दे आर 22 इन नंबर। We can expect a question in prelims from Arab League, ठीक है। पता है कहीं ना कहीं प्रीलिम्स ना थोड़ा सा इजी होता है रिलेटिवली, बिकॉज वी कैन प्रिडिक्ट क्वेश्चंस कि करंट से कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। करंट को अगर हम स्टैटिक के साथ सही तरीके से लिंक कर लेंगे ना, तो हम पेपर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे जो ये न्यूक्लियर डील है ईरान और यूएसए के बीच में, वहां से क्वेश्चन आ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे से आने के चांसेस हैं, फिर अरब लीग से आने के चांसेस हैं, यूरोपियन यूनियन से आने के चांसेस हैं, क्यों, क्योंकि हमने अभी अभी उनके साथ एफटीए साइन किया है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज डिवोल्यूशन नॉट डेट, ये बात कर रहा है सेस और सरचार्ज की। समझना एक बात, देखो एक होते हैं टैक्सेस, वी ऑल नो, जो हमारी, जब हम कुछ भी परचेस करते हैं या जो भी अर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल इनकम, तो एक सर्टेन लिमिट के बाद हमारी इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। वो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर के बीच में डिवॉल्व होता है या डिस्ट्रीब्यूट होता है या बंटता है, ठीक है। ये डिसाइड किया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा, आर्टिकल 280, जो कुछ क्राइटेरिया जैसे पॉपुलेशन, जियोग्राफी, हेल्थ, इन सारी चीजों को देख करके डिवाइड करती है। पूरे डिविजिबल पूल में से कितना पैसा स्टेट को जाएगा, कितना पैसा सेंटर को जाएगा। जीएसटी जब से आया, कुछ स्टेट ने अपने अधिकार को छोड़ा, कुछ सेंटर ने अपने अधिकार को छोड़ा, और दोनों ने मिलकर के डिविजिबल पूल क्रिएट किया कि इतना पैसा रेवेन्यू जनरेट होगा और ये सेंटर और स्टेट्स के बीच में बटेगा। अब ये याद रखना कि सेस और सरचार्ज है तो टैक्सेस,
but they are not part of divisible pool. That means जितना भी पैसा सरकार सेस और सरचार्ज के माध्यम से कलेक्ट करती है वो डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है। अब रिसेंटली ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि सरकार ने सेस और सरचार्ज को बढ़ा दिया है। सेस सरचार्ज बढ़ गया मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक तरह से ज्यादा पैसा आ रहा है, ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी स्कीम्स चलानी है, किसको कितना देना है, वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से बांटेगी। वहां पर वो पैसा डिविजिबल पूल का पार्ट नहीं बनेगा। इतना क्लियर है? अब क्वेश्चन उठेगा, मैम सेस और सरचार्ज होता क्या है? ठीक है, सपोज करो तुम्हारी इनकम है 1,000 रुपए। अब इस पे अगर 10% टैक्स लगेगा तो आपको इसका 100 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। ये 100 रुपए जो है ये टैक्स है, ये सेंटर और स्टेट के बीच में बटेगा। बट सरकार बोलेगी कि इस टैक्सेबल अमाउंट पर फिर से मैं टैक्स लगाऊंगा, दैट इज सेस एंड सरचार्ज। ठीक है, ये होता है सेस और सरचार्ज। मान लो इस पर फिर से 10% सेस और सरचार्ज इंप्लीमेंट किया जाएगा तो दैट मीन्स 10 रुपए, और ये 10 रुपए सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, ये इस डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्लियर हुआ इतना? सेस सरचार्ज टैक्स क्या होता है, डिविजिबल पूल क्या होता है, किसके किसके बीच में क्या क्या बटता है। सेस और सरचार्ज कभी भी स्टेट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन उठता है, मैम फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सेस और सरचार्ज में क्या डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस ये है कि सेस कभी भी जब भी कलेक्ट किया जाता है इसमें हमें रीजन बताना होता है कि हम किस स्पेसिफिक चीज के लिए सेस कलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2018 में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया गया था 4%। तो यहाँ पर जितना भी पैसा कलेक्ट होगा वो हेल्थ एंड एजुकेशन में ही इन्वेस्ट होगा। सरचार्ज भी एक तरह से टैक्स्ड अमाउंट पर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, जैसे दैट इज कॉल्ड टैक्स ऑन टैक्स। बट सरचार्ज में हमें रीजन स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है कि हम इस वजह से सरचार्ज लगा रहे हैं। यहाँ पर सरकार फ्री हो जाती है, जहां मन चाहे सरचार्ज को खर्च किया जा सकता है। क्लियर है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि सेस हर किसी पर इक्वली लगता है, हर किसी को हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भरना पड़ेगा। लेकिन सरचार्ज एक लिमिट के बाद लगता है, अल्ट्रा रिच लोगों के ऊपर लगता है, उनकी इनकम में से कुछ परसेंटेज सरकार अपने लिए निकालती है, इसलिए सरचार्ज इंपोज किया जाता है। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? अब हम बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल क्या कह रहा है? डिवोल्यूशन नॉट डेट। अब हमने देखा सरकार अभी ट्रेंड चेंज कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हमें सेस और सरचार्ज से ज्यादा कलेक्ट करना है, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है। ठीक है, ज्यादा पैसा यहां से आए। अगर ज्यादा पैसा आप यहां से लाओगे दैट मीन्स जो डिविजिबल पूल है, जो पैसा आपको स्टेट्स के साथ शेयर करना है वो कम हो जाएगा। ठीक है, वो कम होगा तो जब स्टेट गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होगी और वो सेंटर के पास जाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगी उसे? डेट ले लो, कर्ज ले लो, हम तुम्हें दे रहे हैं, कर्ज ले लो हमसे, डेट ले लो। तो ये आर्टिकल यही बात कर रहा है कि हमें डेट की जरूरत नहीं है, डिवोल्यूशन को बढ़ाओ, सेस और सरचार्ज को रैशनलाइज करके लिमिट्स में रखो, डिविजिबल पूल जो पहले था, जो ज्यादा था, उसे ज्यादा ही रखो। अगर ये ज्यादा रहेगा तो ऑलरेडी स्टेट्स की डिमांड फुलफिल हो जाएगी एंड दे विल नॉट नीड एनी फॉर्म ऑफ डेट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये है दोनों के बीच में डिफरेंस, यू कैन गो थ्रू विद दिस। नेक्स्ट है फिंगर्स ऑन द ट्रिगर सेज ईरान आफ्टर ट्रम्प्स वार्निंग। ट्रम्प ने परसों शाम को ईरान को वार्निंग दी कि दोनों के बीच में जंग छेड़ी जा सकती है। ईरान ने रिटेलिएशन में क्या कहा, रिस्पॉन्स में क्या कहा? ठीक है,
हम भी वॉर के लिए रेडी है। अगर यूएसए किसी भी तरह का कुछ हरकत कर रहा है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज द एक्ट ऑफ वॉर एंड से, और अगर सामने वाली कंट्री हमारे ऊपर वॉर कर रही है देन वी कैन ऑल्सो वेज द वॉर। ठीक है, अब हमारे लिए रोज क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, ट्रम्प क्या वार्निंग दे रही है, उसके रिटेलिएशन में ईरान क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधा सीधा सा मुद्दा समझो, 2015 में जैकपोआ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन किया गया था, जिसमें ईरान को बोला गया था कि तुम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल रखो। तब से ईरान ने इस चीज को कंट्रोल करना स्टार्ट किया, बट 2018 में यूनिलैटरली यूएसए इस डील से, जैकपोआ से बाहर आ गया। इससे ईरान को भारी नुकसान होने लगा, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाने लग गया यूएसए वापस से, तो ईरान की कंडीशन कंटिन्यूअसली डाउनग्रेड होने लगी, वहां पे महंगाई बढ़ गई, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो गई। इन सारी चीजों के चलते ईरान में प्रोटेस्ट हुआ और वो प्रोटेस्ट में वापस से यूएसए ने इन्वॉल्व हुआ और उस प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं यूएसए का हाथ है ऐसा माना गया। और प्रेजेंट सिनेरियो में ईरान और यूएसए वापस से एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे हैं। दैट्स इट। तुम्हारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना सा इंपॉर्टेंट है कि एक न्यूक्लियर डील साइन की गई थी जिसे यूएसए ने कैंसिल किया और इस वजह से वापस से दोनों भिड़ने लगे। नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया प्रिपेयर्ड फॉर द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये बात कर रहा है कि क्या इंडिया ग्लोबलाइजेशन के एंड के लिए तैयार है। भाई क्यों, ऐसा क्या हो रहा है? देखो, ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन था कहीं ना कहीं वो लिबरल वैल्यूज पर बेस्ड था। दैट मीन्स हमें अपने मार्केट को ओपन करना है, कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगी, किसी का भी सिंगल हैंडेड एग्जिस्ट होना मुश्किल है, कोई अपनी डिमांड्स को खुद से फुलफिल नहीं कर सकता है, वर्ल्ड इज कंप्लीटली कनेक्टेड। ठीक है, तो उस कनेक्टिविटी के तहत कंट्रीज ने अपने अपने मार्केट्स को ओपन किया। हमने भी 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सरकार ने फ्री हैंड छोड़ दिया मार्केट को, करो बाहर की कंट्रीज के साथ ट्रेड। ठीक है, तो ये थी लिबरल वैल्यूज। बट अभी जो सिनेरियो है, अभी आप देख सकते हो कि वर्ल्ड स्टेबल नहीं है। स्टेबल इन द सेंस जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, WTO है, IMF है, ये सब ग्लोबल ऑर्डर को मेंटेन रखने में कहीं ना कहीं वीक पड़ रही हैं। तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? यूएसए क्या कर रहा है? वन वे टैरिफ्स इम्पोज कर रहा है, कहीं इंडिया के ऊपर, कहीं चाइना के ऊपर। सो ये आर्टिकल यही बात कर रहा है कि अब वापस से प्रोटेक्शनलिज्म, मर्केंटियलिज्म एंड बायलैटरलिज्म का जमाना आ रहा है। अपने पावर और अपने जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कंट्रीज बायलैटरल ट्रेड कर रही हैं, पूरे ग्लोबल कनेक्टिविटी की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, जब मर्केंटलिज्म मतलब कि जब आप ट्रेड को इन द फॉर्म ऑफ पावर यूज करते हो, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने के लिए चीजें हैं वो ज्यादा पावरफुल है और वो ट्रेड को एज अ वेपन यूज कर रहा है, दैट इज नोन एज मर्केंटलिज्म। ये ब्रिटिश इंडिया के पहले चलता था यूरोप में। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, दैट मीन्स 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, इसके पहले यूरोप में मर्केंटलिज्म ही चलता था। जिसके पास जितना ज्यादा ट्रेड है वो उतना ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, अगर बात करें ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, फ्री ट्रेड। सिर्फ फ्री ट्रेड नहीं बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ बढ़ने के लिए सोचा है, कोऑपरेट कर रही हैं कंट्रीज। ठीक है, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूट्स हैं, यूएन है, WTO है, IMF है, रूल बेस्ड ऑर्डर को सेट करने के लिए ग्लोबल कोऑपरेट किया जा रहा है। लिबरल वैल्यूज, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स को ये किया जा रहा है। दैट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ होगी जब आपस में हर एक कंट्री कनेक्टेड होगी और पॉवर्टी का रिडक्शन होगा, ऐसा माना जाता था ग्लोबलाइजेशन में। बट अभी ग्लोबलाइजेशन डिक्लाइन हो रहा है। रीजन पहला, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। रीजनल बेसिस पर कुछ कंट्रीज जो ऑलरेडी रिच थी वो और रिच हो गई हैं, उन्होंने पावर को
हेजिमनी क्रिएट कर दिए, एक साइड यूएसए, दूसरी साइड चाइना, ये सारी कंट्रीज। कुछ के पास रिसोर्सेस का क्रंच है, दे आर स्टिल डिपेंडेंट कि उन्हें किसी का सपोर्ट चाहिए तब जाके वो डेवलप कर पाएंगे खुद को, ठीक है। ये सारे रीजंस हैं। दूसरा, राइज ऑफ चाइना। चाइना ने अपनी ग्रोथ तो की है, बट स्ट्रॉन्ग स्टेट कंट्रोल है उसका। उसकी ग्रोथ जो हुई है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हुई है। कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मतलब कि आप अपनी कंट्री में ग्रोथ तो कर ही रहे हो, साथ के साथ आसपास के सारे रीजन्स को आप डिपेंडेंट बना रहे हो, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन डिक्लाइन हुआ है, उसका रीजन है मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन का वीक होना। फॉर एग्जाम्पल IMF, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं आ रहा है न्यूज में, क्यों ट्रेड को वो नहीं कर रहा है? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी पर क्वेश्चन उठ रहे हैं। कंट्री मतलब कि जब यूएसए वहां पर कोई मुद्दा उठाता है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यूएसए का एलाई बन करके उसके हिसाब से डिसीजन सुनाने लगता है। इसीलिए लोगों ने WTO को मानने से ही इनकार कर दिया, उतनी इफेक्टिव बॉडी माना ही नहीं जाता है। सो लिबरल ग्लोबल वैल्यूज जो हैं वो कम हो रही है। अब बात की जा रही है कि अगर क्या इंडिया प्रिपेयर्ड है इस चीज के लिए? द आंसर इज नो। इंडिया भले बहुत बड़ा है कि उसके बिना मतलब हम उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते, बट इतना स्ट्रांग भी नहीं है कि ग्लोबल ऑर्डर को सेट कर सके। सो इट इज द टाइम कि आप अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड पर स्पेंड करो, अपने रिलेशंस कंट्रीज के साथ वाइजली क्रिएट करो, ठीक है। सो दिस कैन बी डन बाय द इंडिया कि वो लिबरल वैल्यूज को फॉलो करे। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर कोई डाउट क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।